Hello friends, welcome back to my channel. We are going to discuss about the chapter which is the Indian Contract Act 1872. So basically what are the contents we need to discuss in this chapter are here basically. First we need to understand the what is contract, and second thing elements of contract and what are the essentials of a valid contract, and third is type of contract and agreement enforceability offers. These are the sub elements of a elements of contract. Okay, चलो तो पढ़ने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है जैसे कि द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का लॉ क्या कहता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसे हुआ था इसका, ठीक है। तो फर्स्ट वी स्टार्ट रीडिंग। बेसिकली दिस इज द बेसिक पार्ट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर एग्जाम्स, बट we need to discuss because it is a first stage of understanding the law, because फाउंडेशन में फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं सब बच्चे, ठीक है। तो द लॉ ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली स्टार्टिंग से लाइक मैं हाईलाइट करता हूँ, अंडरलाइन करता हूँ, चलता हूँ कहाँ से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। The law of contract constitute the most important branch of a mercantile और कॉमर्शियल लॉ। यू कैन से मर्केंटाइल और कॉमर्शियल लॉ। बेसिकली कॉमर्शियल लॉ हम इसलिए बोल देते हैं क्योंकि हम कोई भी एक्टिविटीज़ या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करते हैं वो बेसिकली हम किसी पर्पज से करते हैं। तो हमेशा लाइट से यू आर परचेजिंग बुक्स और एट्सेट्रा, तो तुम जब शॉपकीपर पे जाओगे तो उसको मनी दोगे, उससे बुक्स लोगे, तो ये एक टाइप की कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन है, ठीक है। कॉमर्शियल एक्ट है, इसीलिए इसे मर्केंटाइल एक तरीके से मर्केंटाइल लॉ भी बोल देते हैं, ठीक है। एंड बेसिकली जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं इसके अंदर हमारी लाइबिलिटीज़ भी दो तरह से अराइज होती है, एक सिविल लाइबिलिटी, एक क्रिमिनल लाइबिलिटी, ठीक है। वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। इट अफेक्ट्स एवरीबडी, इट अफेक्ट्स एवरीबडी मोर, एक सेकेंड, हाँ, more so trade commerce and industry. Basically trade commerce industry, these are the areas where the contract is applicable. Basically all over world एप्लीकेबल है। वैसे तो रहने के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट ना करने ज़रूर पड़ता है। आप लोग भी अब 24/7 कभी ना कभी पूरे दिन में काफ़ी यहाँ पे थे हम। इट मे बी सेड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फाउंडेशन ऑफ द सिविलाइज्ड वर्ल्ड। सिविलाइज्ड वर्ल्ड, आगे द लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट इज गवर्नड बाय द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, ठीक है। एमसीक्यू के लिए आ सकता है, सॉरी एमसीक्यू तो है ही नहीं फाउंडेशन में। केम इन टू फोर्स ऑन सेप्टेम्बर 1, सेप्टेम्बर 1 1872, ठीक है। ये 1 सितंबर 1872 को आया था, ओके। इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। बेसिकली भी ये होल ऑफ इंडिया पे लगता है। पहले क्या होता था, पहले जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था वो होल ऑफ इंडिया पे नहीं लगता था। वो बेसिकली इसलिए होल ऑफ इंडिया पे नहीं लगता था क्योंकि जम्मू कश्मीर जो थे ना, जम्मू एंड कश्मीर, बेसिकली JNK को एक्सेप्ट करके, उसे एक्सेप्ट मतलब उसके छोड़ के बाकी ऑल ओवर द इंडिया एप्लीकेबल होता था। बट ये जब 370 हटी उसके बाद ये एप्लीकेबल होना चालू हो गया, ठीक है। बिकॉज वो भी यूनियन टेरिटरीज बन गए अब, तो वो इंडिया में इंक्लूड होने लगे, ठीक है, प्रॉपरली। तो अब उनको भी इंक्लूड कर लिया गया है, वहाँ पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होता है, ठीक है। सेकेंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। द एक्ट मोस्टली डील्स विद द जनरल प्रिंसिपल्स एंड रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट्स। द एक्ट इज डिविजिबल इंटू टू पार्ट्स। टू पार्ट्स में डिविजिबल है बेसिकली, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इज सेक्शन नंबर, एक सेकेंड, सेक्शन 1 से लेकर 75 तक डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जो कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ने हैं, ठीक है। और बाकी ये जो सेक्शंस हैं, ये जैसे सेक्शन नंबर यहाँ से लेके आगे तक के सेक्शन 124 टू 238, बेसिकली 124 से लेके आई गेस 128 या 129 तक CA इंटर में है, ठीक है। वो हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, CA इंटर में पढ़ने को मिलेगा वो सब। और बाकी के आई गेस CA नहीं, आई गेस 238 तक पूरा का पूरा CA इंटर में है, ओके। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो 124 से लेके बेसिकली 238 तक की कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इनसे डील करता है सेक्शन, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, इन्यूमरेबल contracts are entered into by the parties in the usual course, carrying on their businesses, sorry, हाँ ठीक, carrying on their businesses. Contract
सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट यूजुअल मेथड ऑफ डिफाइनिंग द राइट्स एंड ड्यूटीज इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जब भी हम करते हैं, लेट्स से यू आर मेकिंग एन पार्टनरशिप फर्म तो सबने पढ़ा होगा, एक बार को नहीं भी पढ़ा हो तो लेट्स से अगर दो लोग हैं, दो लोग पार्टनरशिप कर रहे हैं तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो वो जो कि डिफाइन करता है हमारी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है। अब मैंने पार्टनरशिप का एग्जांपल दे दिया। अब जैसे शॉपकीपर से आपने बोला, आप बोल सकते हो सर शॉपकीपर में क्या राइट एंड ड्यूटी होगा, तो शॉपकीपर्स में भी राइट एंड ड्यूटी इम्प्लाइडली अराइज होते हैं, ठीक है। बेसिकली इम्प्लाइडली, कोई वहाँ पे रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता बट इम्प्लाइडली होते हैं। लाइक से अगर तुम परचेज करने गए हो कोई भी प्रोडक्ट, लाइक से फूड प्रोडक्ट परचेज करने गए हो या एनीथिंग एल्स, ठीक है, तो अगर आपने उसको मनी दिया है, मनी उसके वैल्यू के इक्वल होगी, जो कि आपको सेटिस्फाई कर देगी उसकी वैल्यू के इक्वल, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट लेके आए, अब आपको अगर उस प्रोडक्ट से कुछ भी डैमेजेस वगैरह होते हैं तो वो पे करेगा, वो उसकी ड्यूटीज़ बन जाएगी, ठीक है। और तुम्हारा राइट बन जाएगा कि आप उससे क्लेम कर पाओगे, ठीक है। बेसिकली कोर्ट में जाके आप लड़ सकते हो कि हमारे साथ ये सब हुआ है, बट ये इम्प्लाइडली है। आपने एग्रीमेंट किया था कि वो मेरे को डैमेजेस पे करेगा, नहीं किया था, बट वो पे करेगा, ठीक है। अब सेकेंड थिंग कर लेते हैं, आगे से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस branch of the law is different from the other branches of the law is in a very important aspect. It does not prescribe so many rights and duties which, एक सेकेंड इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, which the law protects or enforce. Instead, it contracts a number of limiting principles subject to the which parties may create the rights and duties for themselves. ओके, तो बेसिकली एनफोर्स का मतलब आप पूछ सकते हो, एनफोर्स का मतलब क्या हो सकता है सर। एनफोर्स का मतलब ये होता है कि विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ। बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके बिहाफ पे आप अगर उसके अगेंस्ट कुछ भी होता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, या फिर ब्रीच मतलब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर टूटता है या फिर कुछ भी होता है तो आप उसको कोर्ट में ले जा सके। वो कॉन्ट्रैक्ट इतना वैलिड होना चाहिए कि कोर्ट में आप उसको दलीलें जज को दिखा सको, ठीक है। उसकी उसके बिहाफ में जो दलीलें हैं, सबूत हैं, कुछ भी वट एवर इट इज़, तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से वैलिड होना चाहिए, ठीक है। लॉ की नज़र में उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए, लॉ की नज़र में वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड मतलब जायज़, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है, तभी आप उसको कर पाओगे एनफोर्सेबल, ठीक है। अब समटाइम्स ये होता है कि आपने बोल दिया कि भाई मेरे को कोई खजाना ढूंढना है, तभी मैं उसके साथ मतलब मैं उसको अपनी उसकी बुक्स वापस दूंगा, तो ये कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज खजाना या ट्रेजरी वगैरह ये कोई रियलिस्टिक थोड़ी है, कंडीशन नहीं है ना, इसीलिए वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा फिर, ठीक है। इसी तरीके से सो यहाँ पे एक बार आप थोड़ा सा इसमें एक बार रीड करोगे तो पता लग जाएगा आप लोगों को। इतना पैराग्राफ तो थोड़ा सा मैं छोड़ भी सकता हूँ, आप पढ़ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट कौन से लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा, ये स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या आता था, इसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी इंक्लूड था। बेसिकली इसमें सेल्स ऑफ गुड्स भी इंक्लूड था इसके अंदर,